हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एंजॉय रीडिंग। क्या हो रहा है यहाँ पर? दरवाजे पर खड़े होकर अभिमन्यु प्रताप ने अखिल की तरफ देखते हुए पूछा। अभिमन्यु प्रताप को देखते ही सास और बहू दोनों के चेहरे का रंग तुरंत उड़ा था और तुरंत बदल गया था। जहां अभी तक दोनों गुस्से में अखिल प्रताप को बोले जा रही थीं, वहां तुरंत ही दोनों के चेहरे पर हाहाकार के भाव आए और तुरंत बिल्कुल नॉर्मल हो गई थीं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अभिमन्यु प्रताप ने अफसोस से सर हिला दिया। गिरगिट तो बेकार ही बदनाम है, रंग बदलने में इंसान से माहिर कोई नहीं। उन्होंने सामने खड़े अखिल प्रताप पर की तरफ नजर डाली, जो कि नजरें झुकाए हुए खड़े थे, लेकिन उनके हाथों में उनका पेन था, जिसका मतलब था कि वो पढ़ाई कर रहे थे। इन लोगों के बुलाने पर अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ आए थे। अभिमन्यु प्रताप ने अपनी माँ और पत्नी से कुछ नहीं कहा। वैसे भी वो जानते थे कि इन दोनों से कुछ भी बोलने का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं है। इसलिए पूरी तरह से दोनों को नजरअंदाज करते हुए अखिल प्रताप की तरफ बढ़ गए। दिन रात पढ़ाई क्यों किया करते हैं? कुछ समय खेल कुछ भी किया करे, स्वस्थ रहेंगे। सारे बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे हैं, आपको भी वही इस वक्त होना चाहिए था। अभिमन्यु प्रताप ने मुस्कुराते हुए अखिल के सर पर हाथ रख दिया। अखिल प्रताप ने अपनी पलकें उठाकर उनकी तरफ देखा। अखिल प्रताप की आंखें देखकर अभिमन्यु प्रताप बेहद अफसोस में गिर गए थे। उनकी आंखें रोई रोई बिल्कुल लाल थीं। इसका मतलब था कि इन दोनों की बातों को अखिल प्रताप ने अपने बर्दाश्त की सीमा से भी परे जाकर न केवल सुना था, बल्कि अपने आप को कुछ भी कहने से रोक रखा था। सब्र और संयम की इंतहा ये थी कि उन्होंने अपनी आंखों से एक बूंद आंसू तक गिरने नहीं दिया था। चलिए, अपना पेन कमरे में रख कर आइए और हमसे गार्डन में मिलिए। आज हम दोनों वॉलीबॉल खेलेंगे, अभिमन्यु प्रताप ने कहा। जान बची तो लाखों पाई। इस समय पिता का यहाँ पर आना किसी वरदान से काम नहीं था। अखिल प्रताप ने सर हिला दिया और तेजी से दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके पीछे पीछे अभिमन्यु प्रताप भी निकलने को हुए। अरे, अभी आप बाहर से थक कर आए हैं और फिर खेलने के लिए जा रहे हैं? अखिल प्रताप के जाते ही अभिमन्यु प्रताप ने एक नजर भी सास बहू पर नहीं डाली थी और अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, तो सुगंधा जी पीछे पीछे उनकी तरफ दौड़ पड़ी। हमें कब क्या करना चाहिए ये हमें पता है। हम कोई बच्चे नहीं हैं जो कि आपको हमारे पीछे लगना पड़े। और इतनी ही चिंता करनी है तो जाकर उसकी कीजिए जिसको आपकी फिक्र की जरूरत है। अपने बेटे को देखिए, गार्डन में पूरी मिट्टी से सने हुए हैं। कहना मुश्किल है कि वो कीचड़ में गिरे हैं या फिर कीचड़ उनके ऊपर गिरा है, अभिमन्यु प्रताप ने कहा। पर हमने तो दामिनी और नव्या से उनका ख्याल रखने के लिए कहा था। सी सुगंधा देवी को अपनी सफाई में कहते हुए कुछ नहीं बना और खुद यहाँ पर आकर बेवजह हमारे बेटे के पीछे पड़ी हुई थी, अभिमन्यु प्रताप ने आंखों से ही जताया। ये कौन सा बोलने का तरीका है अभिमन्यु? वो भी आपके बेटे हैं। अपने लाडले पोते का ऐसा हाल सुनकर शत्रुपा देवी सुलग गई थी और उसमें भी जिस लहजे से अभिमन्यु प्रताप ने कहा था, साफ समझ में आ रहा था कि वो गुस्से में है। तभी तो उनको भी डांट कर आए हैं कि हाथ पैर धोकर किनारे खड़े हो। हम अखिल प्रताप के साथ आते हैं और अपने बड़े बेटे को लेकर जा रहे हैं। क्यों, आपको कोई आपत्ति है क्या? कुछ बातों का नॉर्मली जवाब देकर अंत में तंज से पूछा। शत्रुपा देवी कुछ नहीं कह सकी। अभिमन्यु प्रताप अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं अभिमन्यु। आपने पूरी रात उसे लड़के के साथ बिताई, जबकि आपके कमरे में आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही थी और अभी भी आप अपनी पत्नी और अपने बेटे के रिस्पेक्ट में उन्हें ज्यादा समय दे रहे हैं। आप हमें मत बताएं मासा कि हमें किसे कितना समय देना है। दोनों बच्चे हमारे हैं और बीवी भी हमारी है। हमें अच्छे से पता है कि हमें किस कितना समय देना चाहिए और कौन हमारे कितने समय का अधिकारी है। कहते हुए अभिमन्यु जी ने गुस्से से भरी आंखों से सुगंधा जी की तरफ देखा। समझ गए थे कि ये चुगली उन्होंने ही लगाई है। पैसे तो सिर्फ बहाना था। अखिल प्रताप की तरफ अभिमन्यु जी का बढ़ता हुआ उनका प्रेम इन दोनों सास बहू के आंख में किरकिरी की तरह चुभ रहा था। विक्रम हमारे साथ ही रहते हैं और सुगंधा जी भी यहीं रहती है, पर अखिल पूरे साल में 2 महीने के लिए ही केवल हमारे पास आते हैं। और अगर आपको ये 2 महीने भी अधिक लग रहे हैं तो हम विक्रम को भी अखिल प्रताप के पास ही हॉस्टल में भेज देते हैं।
फिर जब दोनों बच्चे आएंगे तो दोनों के साथ 2 महीने का समय बिताएंगे, तब तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी ना? अभिमन्यु प्रताप ने पूछा। अब तो सास बहू के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। अखिल को तो इन लोगों ने जानबूझकर दूर भिजवाया था, पर विक्रम को अपनी नजर से एक पल के लिए भी ओझल नहीं कर सकती थी। अभिमन्यु प्रताप ने बेहद अफसोस का भाव लेकर अपनी माँ की तरफ देखा, तो एक पल के लिए दोनों माँ बेटे की नजरें मिली थीं। पर अभिमन्यु प्रताप की आंखों में ऐसा बहुत कुछ था जिसको देखकर शत्रुपा देवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सामने आईना रख दिया हो। अभिमन्यु प्रताप अपनी आंखों से ही अपनी माँ से पूछ रहे थे, यदि हम आपके इकलौते बेटे हैं तो ये दोनों हमारे बेटे हैं। आपके लिए तो दोनों ही पर बराबर स्नेह होना चाहिए था, पर ये भेदभाव क्यों माँ? इसका जवाब शत्रुपा देवी के पास वही था जो कि वो हमेशा देती थीं, लेकिन अगर मुंह से सवाल होता तो जवाब में वो गोले बरसा देती। पर आंखों के इस सवाल पर ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी आंखें चुरानी पड़ गई थीं। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगले दिन अभिमन्यु प्रताप अपने बेटे अखिल प्रताप के साथ सुबह सुबह ही अपनी पहली ससुराल के लिए निकल गए थे। पीछे महल में काफी हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि पुलकित जी के अलावा किसी को पता नहीं था कि अभिमन्यु कहाँ गए हैं। और जब उन्होंने ये बताया कि वो अपनी पहली ससुराल गए हैं, तो ये हाहाकार अनर्गल प्रलाप में परिवर्तित हो चुका था। पर फर्क किसे पड़ता था? इतना क्या परेशान हो रही हैं बुआ सा? कोई पैलेस छोड़कर कॉटेज में रहने तो गए नहीं हैं, अपनी ससुराल ही तो गए हैं। कल शाम तक नहीं तो परसों सुबह तो किसी भी हालत में वापस चले ही आएंगे। और वैसे भी वहां गए हुए उन्हें कई सालों का समय हो गया था। समर्थ जी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोल पड़े, क्योंकि शत्रुपा देवी और सुगंधा देवी दोनों ही गुस्से में लाल हुई पड़ी थीं। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी को भी कच्चा चबा जाएं। पर अफसोस की बात थी, जिसको कच्चा चबाने का मन था वो अखिल प्रताप पहले ही अपने पिता के साथ जा चुके थे, तो अब उधर का गुस्सा बेवजह का नाश्ते की टेबल पर निकल रहा था। नौकरों की शामत तो अलग ही आई हुई थी। कई साल हुए हैं समर्थ सा, कई जन्म नहीं। उन्हें अपने पहले ससुराल जाने की जरूरत ही क्या थी? वो मर गई तो उसके साथ साथ हमारे उसके साथ के सारे रिश्ते भी मर गए। शत्रुपा देवी बोली। अब जरूरत क्या थी ये तो भाई साहब ही बताएंगे, पर किसी के न रहने पर रिश्ते थोड़े टूट जाते हैं। माना कि भाभी साहब हमारे बीच में नहीं है, पर अखिल प्रताप का ननिहाल अभी भी वहीं पर है। उनके नाना नानी सा वहीं हैं, वो दोनों अभी जीवित हैं। हमें जहाँ तक पता है वो अखिल प्रताप को उनके ननिहाल लेकर गए हैं। वैसे भी गर्मी की छुट्टियां हैं, सब बच्चे अपने ननिहाल जाते हैं। बचपन में हम भी जाते थे और अभी भी हमारे बच्चे तुरंत अपने ननिहाल से होकर वापस आए हैं, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? समर्थ सा बोले। ये याद रहा कि उसे लड़के को उसके ननिहाल पहुंचाना जरूरी है, पर ये याद नहीं रहा कि हमारा विक्रम भी उनकी राह देख रहा होगा। शत्रुपा सिंह बुंदेला का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें याद कहाँ रहता है मासा कि इस घर में उनकी एक पत्नी भी है। जब पहली ही पत्नी के घर परिवार और उनकी यादों से फुर्सत मिले, तब तो इधर ध्यान रहेगा। जब इतना ही पहली पत्नी का प्रेम बाकी था तो दूसरा विवाह करने की जरूरत क्या थी? पहली ससुराल जाने की बात सुनकर सुगंधा देवी भी पूरी तरह से सुलग चुकी थी। आग सर पर लगी थी, तलवों पर बुझी थी। चलिए भाभी सा, इस बात को इतना चिंता में नहीं लेना है। वैसे भी ये सवाल हमसे या बुआ सा से कर कर आपको जवाब नहीं मिल पाएगा, तो आप सीधे सीधे भाई सा से ही पूछ लीजिएगा। आकाश में उड़कर परिंदा दूर कहाँ जाएगा? शाम ढलेगी तो लौटकर घोंसले में ही आएगा। समर्थ सिंह मुस्कुराते हुए बोले। कारण बस इतना ही था कि घर के इस तनाव को वो कम करना चाहते थे, पर बोलकर बड़ा पछता रहे थे। क्या जरूरत थी इस आग को बुझाने के लिए हाथ डालने की, जबकि ये बात वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि इसमें केवल उनके हाथ ही जलने थे। सारा कुछ छोड़कर अब दोनों सास बहू समर्थ सिंह के पीछे पड़ चुकी थीं। पुलकित जी ने सिर्फ ये बात कर कि अभिमन्यु प्रताप कहाँ गए हैं चुप लगा रखी थी, क्योंकि केवल इसी बात को बताने के लिए अभिमन्यु प्रताप ने उनसे कहा था कि अगर हमारी खोज हुई तो बता दीजिएगा कि हम कहाँ हैं। और बाकी बातों से पुलकित जी को वैसे भी मतलब नहीं था, क्योंकि वो इस पैलेस में रहते जरूर थे, पर एक तरह से उन्होंने खुद को पैलेस के आंतरिक मामलों से दूर रखा था। उनकी पत्नी नव्या जी भी उनके ही नक्शे कदम पर चलती थीं। समर्थ सिंह की बात सुनकर सुगंधा देवी तो सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी थीं। आपके भाईसा के तेवर मिले तब तो उनसे कोई सवाल करें, हमें तो बस इस पैलेस में नौकरानी बनाकर छोड़ रखा है।
उनके बच्चों को संभालो, उनके घर को देखो, सारी मलाई पहली बीवी को दे दी और हमारे लिए बस छाछ छोड़ रखा है। ये ध्यान था कि वहाँ गए हुए कई साल हो गए, पर ये ध्यान उन्हें कभी नहीं आने वाला कि आज तक उन्होंने हमारे विवाह के उपरांत हमारे मायके में अपना कदम भी नहीं रखा है। तब तो ये आपके मायके वालों की गलती है। लगता है हमारे भाई साहब वहाँ पर उचित सम्मान नहीं मिलता। समर्थ सिंह हल्के से मुस्कुराते हुए बोले। जाने अनजाने या फिर जानबूझकर उन्होंने उस बात को पकड़ा जो कि सुगंधा देवी के विवाह के समय अखिल प्रताप को लेकर उनके ससुराल वालों की तरफ से हुई थी। उन्हें अपने दामाद के रूप में अभिमन्यु प्रताप तो सर आंखों पर स्वीकार थे, लेकिन अखिल प्रताप के साथ उन्होंने वहीं पर ही सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया था। और जवाब में अभिमन्यु प्रताप बिना इस बात का विचार के कि वो वहाँ पर शादी करने गए हैं, उन्होंने खड़े खड़े अपने ससुराल वालों की पूरी इज्जत उतार दी थी। और उसी के बाद से अभिमन्यु प्रताप ने अपनी दूसरी ससुराल जाना ही छोड़ दिया था। समर्थ सिंह का व्यवहार ऐसा ही था, अगर कोई चढ़ता है तो उसे और चढ़ा दो। हाँ, हमारे पैलेस में उन्हें सम्मान नहीं मिलता और उस टूटी झोपड़ी में उन पर फूल बरसाए जाते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं भाभी सा। इतना कहकर समर्थ सिंह अपना नाश्ता फिनिश करके उठ चुके थे। उन्होंने पुलकित सिंह की तरफ देखा। हमारा हो गया है, हम चलते हैं। ऑफिस में वैसे भी आज बहुत काम है। पुलकित सिंह भी अपनी चेयर को छोड़कर उठ चुके थे। ऑफिस में सारा काम फैला हुआ है, पर इनको अपने सैर सपाटे से ही फुर्सत नहीं है। शत्रुपा देवी के साथ साथ सुगंधा देवी बोल रही थीं और घर के सारे लोग चुपचाप अपने कामों में लग गए थे। अब गीली लकड़ी की तरह इन दोनों सास बहू को तब तक सुलगते रहना था जब तक कि खुद अभिमन्यु प्रताप आकर उनके अरमानों में पर और पानी न डाल देते। पर इसके लिए ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। वो तो पंडित विशंभर मिश्र के पास पहुंच चुके थे और वहां पर उन्हें पैलेस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें पता चली जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं था और न ही कभी इसकी कल्पना की थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु प्रताप को आज इतने सालों के बाद अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखकर अपूर्वा देवी की माँ का तो खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने खुद दरवाजा खोला था और अब बिना कुछ बोले अभिमन्यु प्रताप की तरफ देखे जा रही थीं। अभिमन्यु प्रताप ने हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया, पर उनकी पलकें बिल्कुल भी नहीं हिली, जबकि पहले वो खुद हाथ जोड़कर अभिमन्यु प्रताप का अभिवादन करती थीं। क्या हुआ मासा, आप ऐसे हमें क्यों देख रही हैं? क्या हमें पहचान नहीं पा रही? अभिमन्यु प्रताप कुछ झेंप से गए थे। राणा सा, बस विश्वास नहीं हो रहा। हल्के से मुस्कुराते हुए उन्होंने अभिमन्यु प्रताप को घर के अंदर आने का रास्ता दिया, पर खुद दरवाजे पर ही अखिल की राह देखती खड़ी रही। तब तक अखिल का हाथ उनके पैरों पर पड़ा। झुक झुक जिए आप। उन्होंने स्नेह से अखिल प्रताप के सर पर अपना हाथ रख दिया और अखिल प्रताप अपनी नानी माँ से लिपट गए थे। घर के अंदर जाते हुए सजल नेत्रों से इस दृश्य को देखा। अभिमन्यु प्रताप अंदर आ चुके थे। एक छोटा सा पर खूबसूरत ये एक मकान था, जिसको मंदिर कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। घर के बाहर फुलवारी लगाई हुई थी और उस फुलवारी में ही कदम रखते ही एक आध्यात्मिक सुगंध दिल और दिमाग को ताज़ा कर देती थी। इस चीज को अभिमन्यु प्रताप ने बहुत पहले ही महसूस किया था। अंदर ड्राइंग हॉल में दक्षिणेश्वरी काली माँ की खूब बड़ी सी तस्वीर लगाई हुई थी और वहीं पर रामकृष्ण की एक तस्वीर थी जिसमें वो खुद काली माँ को अपने हाथों से भोजन करा रहे थे। इस विकराल रूप को देखते हुए भी मन में कहीं भी भय नहीं आता था, बल्कि माँ के चेहरे पर फैली हुई सौम्यता, उनकी ममता मन को शिशु भाव में भर देती थी। पहले तो वो लगातार यहाँ आया करते थे। कई बार रात को अपूर्वा जी के साथ रुके भी थे। अपनी सासू बाईसा के हाथ का भोजन उन्हें बड़ा रुचिकर लगता था और अपने ससुर सा के साथ आध्यात्मिक चर्चा में भी उन्हें बड़ा रस आता था। आज जब इतने दिनों के बाद आए थे, तब भी घर के अंदर बहुत सुकून मिला। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए घर के आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर समेटा। बाबा सा कहाँ हैं? अभिमन्यु प्रताप ने पूछा। बस मंदिर गए थे, आ ही रहे होंगे। कल अपूर्वा के बाबा सा ने हमें बताया था कि अखिल आने वाले हैं। आपके आने की जरा भी सोचना नहीं थी। सासू बाईसा तेजी से नाश्ता वगैरह रखते हुए बोली। इतने दिनों के बाद लाडला दामाद घर आया था, स्वागत की तैयारी तो करनी ही थी।
अगर बता दिए रहते तो आपके चेहरे पर हमें ये आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता देखने को कैसे मिलती। मंदिर से घर लौटकर आए हुए विशंबर मिश्रा हल्के से मुस्कुरा दिए। हद करते हैं आप भी, सासू सा हल्के से सर झटकते हुए बोली। ज्यादा परेशान मत होइएगा मासा, हम आज तो पूरी तरह से रखेंगे। आराम से आपके हाथों का खाना खाकर कुछ अपनी कहकर कुछ आपकी सुनकर ही जाएंगे। अभिमन्यु प्रताप ने अपनी सासू बाईसा की घबराहट को देखते हुए आराम से कहा। अहो भाग्य हमारे, सासू बाईसा खुश होकर मुस्कुरा दी। पर विशंभर मिश्र कुछ ध्यान से अपने दामाद की तरफ देख रहे थे। हालांकि इस घर की आध्यात्मिक ऊर्जा में अभिमन्यु प्रताप के चेहरे से परेशानी और चिंता की लकीरों को बहुत कम कर दिया था, पर विशंभर मिश्र की अनुभवी आंखें कुछ छुपा हुआ भी खोज रही थीं। नानी के घर आते ही अखिल प्रताप अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने में लग गए, तो नानी जल्दी जल्दी दामाद के आव भगत में भोजन की तैयारी में लग गई थी। तो दोनों ससुर दामाद हमेशा की तरह सुबह का पूजन वंदन समाप्त करके अपनी चर्चा में लग गए थे। फिलहाल में तो देवी भागवत का पाठ चल रहा था। क्या बात है, बहुत व्यथित लग रहे हैं, कुछ मंत्रा है क्या आपको? विशंभर मिश्र ने देवी भागवत पुराण का पाठ करने के बाद उसे बंद करके सर माथे से लगाते हुए जगह पर रखा। अभिमन्यु प्रताप चुपचाप विशंभर मिश्र को देख रहे थे। घर से तो सोच कर आए थे कि कहना है, पर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी परेशानी कहकर इन्हें भी परेशानी में डाले या नहीं। जवान बेटी की मौत का सदमे ने पहले ही इन लोगों को कम परेशानी में नहीं डाल रखा था। बेटे का परिवार तो बहुत पहले ही कलकत्ता शिफ्ट हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है बाबा सा, बस जीवन है तो चिंताएं लगी रहती हैं। अभिमन्यु प्रताप मुस्कुराते हुए बोले। विशंभर मुस्कुरा दिए, परंतु जब चिंता चिता के समान दुख दुख करके जलाने लगे तो उसे अपने आत्मिक व्यक्ति के साथ कह देना ही उचित होता है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? विशंभर मिश्र ने सीधे सीधे पूछ लिया। आपको कैसे पता कि हम आपके पास कुछ पूछने के लिए आए हैं? विशंभर मिश्र मुस्कुरा दिए। अच्छी तरह से समझते हैं हम आपको। पहले की बात होती तो कहते कि अपूर्वा की विदाई के लिए हमसे अनुमति मांगने के लिए आप इस तरह से सोच में पड़े हैं कि कहें या ना कहें, पर अभी तो वो बात नहीं। इसका मतलब है कि बात कुछ बड़ी ही है। कम शब्दों में ही अपनत्व का ऐसा विश्वास था कि अखिल प्रताप अब अपनी परेशानी छुपा ना सके। उन्होंने धीरे धीरे सारी बात विशंभर मिश्र को बता दी। क्यों पड़े हैं उस महल के पीछे? छोड़ दीजिए उस जमीन को। वो जमीन आपसे कुछ ले तो रही नहीं, पड़े रहने दीजिए उसे। विशंभर मिश्र ने कहा। बाबा सा, ले तो नहीं रही पर दे तो जरूर रही है। अभिमन्यु प्रताप की बात पर विशंभर मिश्र ठिठक गए। उन्होंने अभिमन्यु प्रताप की तरफ हैरान परेशान नजरों से देखा। क्या ले लिया आपने उसे जमीन से राणा सा? भूल कर भी उस जमीन की मिट्टी का एक कण भी आप मत लीजिएगा, वरना वो सर्वनाश कर देगी। विशंभर मिश्रा तेजी में बोले। कौन सर्वनाश कर देगी बाबा सा? अभिमन्यु प्रताप ने गहरी नजरों से विशंभर मिश्र की तरफ देखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कौन सर्वनाश कर देगी बाबा सा? अभिमन्यु प्रताप ने गहरी नजरों से विशंभर मिश्र की तरफ देखा। विशंभर मिश्र गड़बड़ा गए थे, लेकिन तुरंत उन्होंने खुद को संभाल लिया था। वही जमीन, वो जमीन आपके भाग्य की नहीं है, विशंभर मिश्रा बोले। और जो चीज आपके भाग्य की नहीं, वो आपको कभी नहीं मिलेगी, चाहे इसके लिए आप कितने भी जतन कर लें। ठीक है, इस चीज को हम मानते हैं, परंतु वो जो हमें दे रही है, उसका क्या? अभिमन्यु प्रताप ने पूछा। वो जमीन आपको कुछ दे भी नहीं सकती है। विशंभर मिश्रा मानने को तैयार नहीं थे। अंत में अभिमन्यु प्रताप ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। दे रही है बाबा सा, वो हमें असीमित चिंता, परेशानी, तनाव दे रही है, और अब हम इसे नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलना चाहते हैं, ताकि वो हमें इनकम दे। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदलना तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें ये समझ में नहीं आया कि आप उस पैलेस को इतना नेगेटिव में ले ही क्यों रहे हैं? कुछ चीजों को भविष्य के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों वो गलती दोहराना चाहते हैं जो कि आपके बाबा सा ने की थी? विशंभर मिश्रा ने पूछा। अभिमन्यु प्रताप बिल्कुल चौंक से गए और अपनी जगह पर सीधे होकर बैठते हुए हैरान परेशान नजरों से विशंभर मिश्रा की तरफ देखा। हमारे बाबा सा ने की थी? कौन सी गलती की थी? अभिमन्यु प्रताप के शब्दों से विशंभर मिश्रा ये समझ गए कि अभिमन्यु प्रताप को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। क्या बताएं, कितना बताएं? इन सब चीजों को सोचने के लिए वो कुछ पलों के लिए चुप हो गए, लेकिन अभिमन्यु प्रताप को तो जैसे खलबली मच गई थी। वो प्रश्नवाचक निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे। विशंभर मिश्रा समझ गए कि जब बात निकल गई है तो आगे चुप होना सही नहीं होगा।
एक गहरी सांस छोड़ते हुए उन्होंने अभिमन्यु प्रताप की तरफ देखा। आपकी बातों से हमें ये अनुभव हुआ है कि आप उस जमीन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर हम आपको ये परामर्श देंगे कि जिन चीज़ों के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, उन चीज़ों को मत छेड़िए। उनका अपना संसार है, वो अपने संसार में खुश हैं और हम अपने संसार में। क्या जरूरत है किसी और की जमीन पर आधिपत्य की? भगवान का दिया हुआ आपके पास बहुत कुछ है। अगर आप अपने पूरे जीवन में जो कुछ आपको मिला है उसी को सहेजेंगे और उसी में अपनी हिस्सेदारी जोड़ेंगे, तब भी आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। तो फिर इस तरह की परेशानी को अपने सर पर लाने का कोई औचित्य हमें समझ में नहीं आता। पर आपकी बातों से हमें ये अनुभव हुआ कि आप बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जो कि हम नहीं जानते। क्या आप हमें बताएंगे? अभिमन्यु प्रताप ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अपने ससुर की सिद्धि और उनके ऑरा से वो बहुत प्रभावित होते रहते थे। माता के ऐसे भक्त को देखते ही सहज भाव से नमन करने का हृदय करता था। इसलिए उन्होंने मृदुल तरीके से ही पूछा। विशंभर मिश्रा हल्के से मुस्कुरा दिए। क्यों जगदेव ने आपको कुछ नहीं बताया, या फिर आपकी मासा ने? अगर वो दोनों कुछ हमें बता ही दिए रहते तो हमें इतना परेशान होने की जरूरत ही क्या थी बाबा सा। मासा तो पैलेस का नाम लेते हुए ही भड़क जाती हैं और कुलगुरु कहते हैं इस समय की प्रतीक्षा कीजिए, आपके पुत्रों का भाग्य उससे पहले से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में जो भी करना हो वो आपके पुत्र ही करेंगे। अब बताइए बाबा सा, हम कैसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? जो चीज़ हमारे हाथों से निकल रही है, जिसको संभालने में हम असमर्थ हो रहे हैं, वो परेशानी हम अपने बच्चों के लिए कैसे छोड़ दें? अभिमन्यु प्रताप बोले। तो आपकी परेशानी का कारण ये है? विशंभर मिश्रा समझ वाले भाव से बोले। समझ सकते हैं हम, अगर किसी चीज को बार बार देखने से मना किया जाए तो उस चीज के प्रति उत्सुकता बढ़ती है, और आपकी वही उत्सुकता आपको उसी पथ पर ले जा रही है जिस पथ पर आपके बाबा साहब ही गए थे। आपकी माँ के मनोभाव हम समझ सकते हैं। जिस अनहोनी के कारण उन्होंने अपना सौभाग्य खोया है, वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनका पुत्र भी उस रास्ते पर जाए। और जगदेव कदाचित इसी कारण से आपको कुछ बताना नहीं चाहते, क्योंकि एक का परिणाम उन्होंने देख लिया है तो वो भी नहीं चाहेंगे आगे भी कुछ ऐसा ही परिणाम उन्हें देखने को मिले। अंत तक अपनी बात करते करते भी विशंभर मिश्रा कुछ सोच में पड़ गए थे। अभिमन्यु प्रताप अब आगे कुछ नहीं बोले। जानते थे कि जिद का परिणाम कुछ निकलने वाला नहीं है। कुलगुरु ने नहीं बताया तो विशंभर मिश्रा भी इन सब चीजों को देखकर पता नहीं क्या बताएंगे या फिर नहीं, लेकिन मन में काफी महसूस रहा था। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जमीन आपके परिवार की है। वर्तमान में भी आपका ही आधिपत्य है उस पर, और भविष्य में भी आपका ही होगा। परंतु वर्तमान में अभी जिनका उस पर आधिपत्य है वो आपकी ही एक पूर्वज हैं। अभिमन्यु प्रताप की सोचों को विशंभर मिश्रा की एक आवाज ने तोड़ा। हमारे पूर्वज? अभिमन्यु प्रताप को चौंकते हुए बोले। हमने तो सुना है कि उस जमीन पर किसी बंजारन का आधिपत्य है, उसकी ही आत्मा वहां पर भटक रही है। विशंभर मिश्रा हल्के से मुस्कुराए। विवाह कभी भी सगोत्रीय और अपने पिंड में नहीं होता। विवाह हेतु कन्या दूसरे कुल से ही आती हैं, परंतु जैसे ही सिंदूर की रस्म होती है, स्त्रियों का गोत्र और कुल बदल जाता है। अब उनका भी गोत्र और कल बुंदेला परिवार का ही है। आपका कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वज में किसी ने उनसे विवाह किया था? अभिमन्यु प्रताप के लिए ये जानकारी बिल्कुल चौंकाने वाली थी, वरना घर में तो या फिर गांव में जो हल्की फुल्की बातें उनके कानों में जाती थी, उसके अनुसार तो ये गले पड़ी मुसीबत थी। जी, विवाह चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, परंतु विवाह एक पवित्र संस्कार है। परंतु मनुष्य के कर्म और उसके संस्कार उसका प्रारब्ध तय करते हैं। उन्होंने जिससे प्रेम किया था वही प्रेम उनके लिए विरह का कारण बन गया, एक अंतहीन इंतजार का। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सत्य तो ये है कि पूर्ण सत्य क्या है ये हम भी नहीं जानते, परंतु जो हमें पता है वो हम आपको बताते हैं। आपके पिताजी ने उस पैलेस की जमीनों पर काम लगा दिया था। आप तो देख ही रहे हैं, करीब 10 एकड़ की जमीन पर वो पूरा पैलेस है, और पूरा पैलेस एक 4 दीवारी से घिरा हुआ है। एक टूटी हुई 4 दीवारी थी, उन्होंने वहीं से तोड़ने का काम शुरू किया। परंतु जिस दिन काम लगाया था उस दिन आकाश से भी बहुत पानी बरसा था। ऐसा लगा था जैसे कि तूफान आया। बेवजह मौसम खराब हो गया था। जहां काम था वहीं पर रुक गया। मजदूर तितर बितर हो गए।
ऐसी अनहोनी बरस रही थी जैसे कि बारिश थमने का नाम ही नहीं लेगी। अपने आप को बचाने के लिए मजदूर जाने अनजाने में महल की परिधि के भीतर ही दाखिल हो चुके थे। परंतु आपके पिताजी ने कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी लगा रखी थी। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने महल में जाने से बेहतर अपनी गाड़ी में जाना ही सही समझा था कि किसी तरह से यहाँ से निकल सकेंगे। परंतु जाने अनजाने में शायद उनका एक पैर महल के भीतर चला गया था, या फिर महल की मिट्टी न जाने कैसे उनके जूते और कपड़ों से होते हुए उनके तन से चिपक चुकी थी, कुछ हाथों में लग गई थी। जो भी हो, परेशानी यहीं से शुरू हुई। जो मजदूर पैलेस के अंदर गए थे वो तो कभी बाहर नहीं आ सके, परंतु आपके पिता घर आकर स्नान किया, पर फिर भी अपने आप को उस मिट्टी की गंध से मुक्त नहीं कर सके। एक अजीब ही बदबू उनके शरीर से आने लगी थी। आपकी माँ बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली स्त्री हैं। सर्वप्रथम उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया था। जब उन्होंने आपके पिताजी से इस बारे में बात की तो उन्होंने इसे हवा में उड़ा दिया। बारिश का मौसम है तो हर तरफ मिट्टी की सुगंध फैली ही है। अब आपको इस मिट्टी की सुगंध में नाली की बदबू आ रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। पर उस दिन से जो बारिश शुरू हुई थी कि वो लगभग 7 दिनों तक लगातार बारिश होती ही रह गई थी। अधिकतर लोग हैरान थे कि ये पूरी बारिश केवल उस पैलेस और उसके आसपास के क्षेत्र में ही हो रही थी, अर्थात कि पूरे प्रतापगढ़ में ही इस बारिश का कहर था और कहीं नहीं। जैसे कि कोई उत्सव मना रहा है, विशंभर मिश्रा बोल रहे थे। हाँ, बारिश तो अच्छी चीज है ना, हम पानी के लिए इतना तरसते हैं तो ये तो शुभ शगुन हुआ। अभिमन्यु प्रताप बीच में टोकते हुए बोले। हाँ, एक तरह से इसे कह सकते हैं, परंतु हमारे लिए पानी उतना ही अच्छा है जितने की आवश्यकता है। बादल फटने से भला नहीं होता। उन 7 दिनों में प्रतापगढ़ में इतनी भारी बारिश हुई थी जैसा कि कई साल का रुका हुआ पानी एक ही दिन आसमान से गिर रहा है। पहले के लोगों के घर मिट्टी के होते थे। इस बारिश में न जाने कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग मिट्टी के घरों के नीचे दबकर मर गए। इस बारिश ने पूरे प्रतापगढ़ में तूफान मचा दिया था। कोई राहत कार्य भी नहीं हो सकता था क्योंकि पानी किसी को घर से निकलने दे ही नहीं रहा था। त्राहिमाम मच गया था। 8 दिनों के बाद जब मौसम खुद कुछ खुला तो आपके पिता महाराज अपनी रियासत की दशा देखने के लिए निकले थे। वही प्रतापगढ़ के कर्ता धर्ता थे तो सब कुछ उन्हें ही संभालना था। इसमें कोई शक नहीं कि बुंदेला परिवार के राणा शुरुआत से लेकर अब तक प्रजापालक और धर्मात्मा है। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत कोशिश की, अपने खुद के खजाने का मुंह खोल दिया, जिससे प्रतापगढ़ के जन सामान्य का जीवन पुनः व्यवस्थित ढांचे पर आ गया था। पर इन सब चीजों के बीच में उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो मिट्टी उनके शरीर से जहां जहां लगी थी वहां पर पहले फुंसी हुई, फिर फोड़े हुए और फिर घाव निकलने लग गया था। एक साधारण बरसाती फुंसी को समझकर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया था, पर अब ये घाव विकराल रूप ले रहा था। उन्होंने डॉक्टरी इलाज भी करवाया पर कुछ फायदा ही नहीं हो रहा था। घाव सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोजाना नियमित रूप से उन्हें पट्टी होने के बावजूद भी उनमें अब कीड़े पड़ने लग गए थे। शुरुआत के भाग बढ़े जब शत्रुपा देवी से सपने में अपने पति को देख रही हैं। आपकी माँ सा इन सब चीजों से विचलित हो रही थी। उनका हृदय बार बार इसे कुछ गलत कह रहा था। तब उन्होंने इस चीज के लिए अपने कुलगुरु से सलाह ली कि कहीं कोई एक टोटम टोटका तो नहीं है। जगदेव उस समय मुश्किल से 17 या 18 साल के थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रतापगढ़ के राणा बुंदेला कुल के कुलगुरु पद का कार्यभार संभाला था। इस क्षेत्र में और नए नए आए थे, परंतु उनके पूर्व जन्म की सिद्धियां थीं जो कि धीरे धीरे जागृत हो रही थीं। वो आपके पिताजी को देखते ही समझ गए थे कि ये एक भारी तंत्र प्रयोग है और वो उनके बस की चीज नहीं है, जबकि आपके पिता इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। लेकिन जब डॉक्टर ने इस घाव के कारण उनके पैर और हाथ को काटने का परामर्श दिया, तब मजबूर होकर उन्हें अपने कुलगुरु की शरण लेनी पड़ी। अपनी पत्नी की बात को मनाना पड़ा। अब आप इसे सोच सकते हैं कि वो कितना भयंकर होगा। अपनी बात कहते हुए विशंभर मिश्रा ने अभिमन्यु प्रताप की तरफ देखा, जो कि बहुत ध्यान से एक एक बात सुन रहे थे। पिताजी की बीमारी के बारे में उनको जानकारी थी। उन्होंने सुना था कि पिताजी को एक्जिमा जैसी कोई बीमारी हो गई थी, पर उन सब चीजों के पीछे ये होगा उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। जानकारी होना तो बहुत दूर की बात थी। हर हर महादेव।